हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटीआई या सीआईटीएस के प्रवेश परीक्षा के फीचर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये सेट नंबर 9 रहने वाला है और इसमें क्वेश्चंस की संख्या 25 रहने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला अगर सेट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्मलाइजिंग। यानी कि स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो नॉर्मलाइजिंग है। और नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि वो करने से धातु की जो स्ट्रेंथ है और जो टफनेस है उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट इसका क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक जो इसका जो गुण होता है उसमें विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ठंडी हवा का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए हम ठंडी हवा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस वाशर का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये कौन सा वाशर है, इसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। ये कौन सा वाशर है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्रोमियम धातु का उपयोग करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं क्रोमियम धातु के बारे में। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 24 होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल सी और स्मॉल आर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु का पाउडर उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में हम एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो एल्युमिनियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो 13 होता है। इसका सिंबल क्या होता है, तो एल होता है, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए इसका सिंबल होता है। अब देख लेते हैं जिंक के बारे में कि ये जो जिंक होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका 30 एटॉमिक नंबर होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो जेड एन होता है, यानी कैपिटल जेड और स्मॉल एन इसका होता है। अगला अगला देख लेते हैं निकेल। निकेल के बारे में देख लेते हैं। तो जो निकेल है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल एन और स्मॉल आई, यानी कि एन आई इसका सिंबल होता है। किसका, तो निकेल का। तो आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन से बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। अब कास्ट आयरन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि
कास्ट आयरन बनाने के लिए क्यूपोला जो भट्टी होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट आयरन में 4% से 4.5% तक कार्बन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है। कौन, तो कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निकेल। यानी कि निकेल में क्या होता है, तो निकेल धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्षैतिज एवं थ्रस्ट नहीं ले सकता। यही इसका क्या है, नुकसान है। किसका, तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अक्षीय थ्रस्ट को सहन करने के लिए बॉल बियरिंग में गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस बियरिंग का नाम बताएं। यानी कि ये जो फिगर में जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा बियरिंग है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सॉलिड बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग है, तो ये सॉलिड बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब सॉलिड बियरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह बियरिंग कास्ट आयरन की बनाई जाती है। यानी कि जनरली ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है, बट ये विशेष परिस्थितियों में ये किस चीज़ की बनाई जाती है, तो ब्रास हुआ, गन मेटल हुआ अथवा ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस बियरिंग का नाम क्या है? यानी कि अब ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये कौन सा बियरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थ्रस्ट बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग का फिगर दिया गया है, तो ये थ्रस्ट बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि थ्रस्ट बियरिंग को कॉलर बियरिंग भी कहते हैं। यानी कि इसका एक और कौन सा नाम है, तो कॉलर बियरिंग जो है ये भी इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस बियरिंग का नाम क्या है? अब आपको ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये किस बियरिंग का फिगर दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्प्लिट बियरिंग। ये कौन सा बियरिंग का फिगर दिया गया है, तो ये स्प्लिट बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब स्प्लिट बियरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। किसको, तो स्प्लिट बियरिंग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह पाइप फिटिंग क्या है? यानी कि फिगर में जो देख रही है कौन सा पाइप फिटिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रिड्यूसर। यानी कि ये कौन सा पाइप फिटिंग है, तो ये रिड्यूसर पाइप फिटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डबल रॉ रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो बहुत भारी रेडियल भार के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस यंत्र का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं इस यंत्र का आपको नाम बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कपलिंग। यानी कि बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में हम कपलिंग फिटिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नीडल बियरिंग का उपयोग करते हैं। किस लिए? तो सीमित जगहों में हम नीडल बियरिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जनरल बियरिंग। यानी कि जनरल बियरिंग में क्या होता है? तो जनरल बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है। अब जनरल बियरिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार के बियरिंग को रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो यह घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस कुंजी के प्रकार को नाम दें। यानी कि अब इस वाले चित्र को देख के बताना है कि कौन सा कुंजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वुडरफ की। ये कौन सा की है? तो ये वुडरफ की का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आउटर रेस जो होता है वो बॉल बियरिंग यानी कि बॉल असेंबली के साथ घूमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्व का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाई केज, यानी कि केज के द्वारा उसे रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 90 डिग्री एंड 45 डिग्री ये दोनों होता है। यानी कि एल्बो 90 डिग्री होता है और जो बैंड होता है वो 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पाइप लाइनों में एसेंट्रिक रिड्यूसर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हॉरिजेंटल पोजीशन होती है। यानी कि पाइप लाइनों में जो एसेंट्रिक जो रिड्यूसर होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजेंटल पोजीशन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मटेरियल से। यानी कि मटेरियल के अनुसार हम पाइपों का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोषपूर्ण वाशर। यानी कि दोषपूर्ण वाशर के कारण जो है वो नल से पानी जो है वो टपकता है, यही इसका कारण होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।